प्रदेश में न्यायिक कर्मचारियों का लंबे समय से लंबित कैडर पुनर्गठन का मुद्दा विकराल रूप ले चुका है और इसी मांग को लेकर प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिससे प्रदेश की अदालतों में कामकाज ठप हो गया है। न्यायिक कर्मचारियों की हुंकार, कैडर पुनर्गठन की दरकार, सरकार जल्द करे समाधान, सड़क पर उतरे न्याय के रक्षक, मांगों को लेकर उमड़ा हुजूम। राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों का हुजूम अब सड़क पर न्याय के लिए उतर गया है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर विरोध का बिगुल फूंक दिया है। जगह जगह धरने प्रदर्शन, रैलियां और नारेबाजी की जा रही है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा में जिला सेशन एवं न्यायालय परिसर में राजस्थान न्यायिक संघ के बैनर तले न्यायिक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और इस बीच संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा न्यायिक कर्मचारियों के लिए पुनर्गठन लागू नहीं किया है। इसकी वजह से दिनांक 14 जुलाई 2025 से हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उसके पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर दौसा में चौथे दिन भी न्यायिक कर्मचारियों का धरना जारी रहा। न्यायिक कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन नहीं करने से कर्मचारियों में रोष है। कोर्ट ने भी फुल बेंच ने ये अनुमोदित करके अनुशंसाएं करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया था, जिसकी पालना राज्य सरकार द्वारा आज तक नहीं की गई है। जो न्यायिक कर्मचारी हैं उनका पुनर्गठन अभी तक लागू नहीं हुआ है। न्यायिक कर्मचारियों के धरने से जैसलमेर में भी न्यायिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रही। न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश को लेकर न्यायालयों का कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। 2022 से कंटिन्यू सरकार ने अपने विभागों के सभी कर्मचारियों का पदों का पुनर्गठन कर दिया, वेतनमान दे दिया। न्याय विभाग के कर्मचारी इससे वंचित है, तो हम कई पिछले 3 साल से उसका इंतजार भी कर रहे हैं। बड़ा धैर्य रखा, पैसेंस रखा और हमारे पदाधिकारी भी समय समय पर सरकार के अधिकारियों से मिलते रहे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कर देंगे, लेकिन लंबा समय हो चुका है और हमारे धैर्य का जो बांध है वो भी टूट चुका है। बांसवाड़ा में भी न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। हड़ताल के तीसरे दिन कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों ने रैली निकाली और मांग पूरी न होने तक सामूहिक अवकाश की बात कही। न्यायिक कर्मचारी गणे न्यायिक कर्मचारी गणों के लिए पुनर्गठन का जो आदेश हुआ था पदों का, उसके ऊपर सरकार ने पालना नहीं की गई। लंबे 2 साल से इस मांग को लेकर चल रहे हैं। सरकार के पास प्रस्ताव भी गया राजस्थान हाईकोर्ट का, उसके बावजूद भी राज्य सरकार इसके ऊपर कोई पालना नहीं कर रही है। उसके विरोध में यह रैली निकाली गई है। सभी कर्मचारी गण सामूहिक अवकाश पर हैं। उदयपुर में जिला न्यायिक कर्मचारी संघ की 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से कोर्ट परिसर में धरने पर बैठे न्यायिक कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। डीबी के द्वारा भी 6/5/2023 को 6 मई 2023 को इसकी जजमेंट दे दिया गया था और उसके बाद गवर्नमेंट को भेज दिया गया था। उसके बावजूद गवर्नमेंट द्वारा मात्र ये लिंगर ऑन किया जा रहा है और केवल हम तो ये चाहते हैं जो सभी विभागों में पुनर्गठन हो चुका है वो पुनर्गठन हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ में भी न्यायिक कर्मचारियों को भी पुनर्गठन की मांग स्वीकार की जाकर और जल्दी इसे लागू करवाया जाए। बस हमारी मेन ये मांग है कि अब देखना होगा कि न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे इस बड़े मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीरता से कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
सिको की 60वीं बोर्ड बैठक नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में डीएलबी सभागार में हुई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि सीवेज और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की योजनाएं आम जन की जरूरत और सुरक्षा और व्यवस्थित शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। उन्होंने कहा कि काम में देरी और गुणवत्ता से किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारे दोनों के पास जितने कार्य हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक का रिव्यू किया है और विशेष रूप से हमारी एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है जिसमें 2015 से 2018 के बीच जो स्वीकृतियां जारी हुई और उसके बाद कुछ जगह निर्माण हो गया, कुछ जगह निर्माण नहीं हो पाया। उसमें जो वास्तव में कारण थे, उन कारणों पर गहनता से विचार विमर्श हुआ है और उन कारणों को किस प्रकार दूर करके हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं, इसके बारे में आवश्यक कदम और दिशा निर्देश बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। नवनियुक्त चीफ जस्टिस के.आर. श्रीराम ने आज राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से पद और गोपनीयता की शपथ ली। रिपोर्ट देखिए। जस्टिस श्रीराम कलपाती राजेंद्रन राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी समेत कैबिनेट के अन्य सदस्य मौजूद रहे। जस्टिस श्रीराम इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उन्हें 14 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नाम जस्टिस कलपति राजेंद्रन श्रीराम। जन्म 28 सितंबर 1963 मुंबई। जस्टिस के.आर. श्रीराम का कार्यकाल मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, कार्यकाल 27 सितंबर 2024 से 14 जुलाई 2025 तक। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश, 21 जुलाई 2025 को ली शपथ। 27 सितंबर 2025 को होंगे सेवानिवृत्त। राजस्थान हाईकोर्ट में सिर्फ 69 दिनों का कार्यकाल। जस्टिस श्रीराम के.आर. महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वे साल 2013 में मुंबई हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। साल 2016 में स्थायी न्यायाधीश बने। वहीं 27 सितंबर 2024 को उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस श्रीराम के.आर. का कार्यकाल 69 दिनों का होगा और वे इसी साल 27 सितंबर को रिटायर होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव का मद्रास हाईकोर्ट और जस्टिस के.आर. श्रीराम का राजस्थान हाईकोर्ट तबादले की सिफारिश की थी। इसकी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सोमवार को अधिसूचना जारी की गई थी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। झुंझुनू में रेप के आरोपी यूनुस अली ने सुसाइड कर लिया। उसने 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। नोट में नाम बताया है। तो क्या यूनुस को फंसाया गया? तो क्या एएसआई और लड़की ने मिलकर एक शख्स की जान ले ली? ये रिपोर्ट देखिए। नस काट कर दे दी जान। 2 दिन पहले लगा रेप का आरोप। तीसरे दिन मिला सुसाइड नोट। 2 दिन पहले रेप का मामला दर्ज होता है और तीसरे दिन बाद शख्स की लाश मिलती है। घर से आंख का इलाज कराने के बहाने निकले यूनुस का शव बाईपास पर सिरियासर मोड़ के पास मिलता है और मौके से मिलता है 5 पन्नों का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में
यूनुस ने अपनी मौत के पीछे का राज खोल दिया है। झुंझुनू में रेप के आरोपी यूनुस अली ने सुसाइड कर लिया। यूनुस की लाश के पास मिले 5 पन्नों के सुसाइड नोट में 4 नाम सामने आए हैं, जिसमें मृतक ने रेप का आरोप लगाने वाली लड़की, उसकी मां, कोतवाली थाने के एएसआई के साथ एक कांस्टेबल पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मौके पे जब वहाँ पे तलाश किया यूनिस खान पे, तो एक 5 पृष्ठीय सुसाइड नोट मिला है, जिसमें भी उसका जिक्र किया गया कि ऐसे ऐसे इस लड़की द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया और मैंने ऐसी कोई घटना कारित नहीं की। इस घटना को लेके मैं ये मेरी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। भारू पंचायत के फरीद खां की ठाणे निवासी 55 साल के यूनुस ने बाकरा मोड़ पर 1 साल पहले एक पार्लर खोला था, जिसमें एक लड़की बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम करती थी। लड़की ने यूनुस के खिलाफ उसका अश्लील वीडियो बनाया और रेप का केस कोतवाली में दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि केस दर्ज होने के बाद से ही यूनुस तनाव में था। रहने वाली लड़की है, जो इनकी दुकान में, जो सैलून की दुकान है बाकरा मोड़ पे, उसमें वो काम करती थी। उन्होंने उक्त यूनुस अली जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कोतवाली थाने में, तो उससे परेशान थे वो, और उसी घटना को लेके इनके परिवार वालों का आरोप है कि इसी घटना को लेके तनाव में आके और उन्होंने सुसाइड की अटेम्प्ट किया। पुलिस ने मौके से एक चाकू बरामद किया। आशंका है कि इसी चाकू से यूनुस ने अपने हाथों की नस काट कर जान दी है। मौके से फिलहाल सुसाइड नोट के आधार पर रेप का केस दर्ज करवाने वाली लड़की और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक रही ममता गुप्ता की विदाई अनोखे तरीके से की गई। एसपी ममता गुप्ता के लिए पुलिस अधिकारियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। ममता गुप्ता का अब राजसमंद जिले में ट्रांसफर हुआ है। ममता गुप्ता को साफा और माला पहनाकर विदा किया गया।